मैम कल के मैम टेस्ट कल के में टेस्ट में हिस्ट्री और हिस्ट्री फिजिक्स और का फिजिक्स तो का मॉडरेट था। बायो में मुझे आए थोड़ा सा डेटा याद नहीं थे, तो याद इसलिए थोड़े स्किप करने पड़े नहीं। थे। जी, फिजिक्स में लास्ट बैच वाले बच्चे बता रहे थे क्वेश्चन उनको थोड़ा बाहर से फील हुए कि बाहर से थे। मैम मेरा तो पिछली बार फिजिक्स का बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, तो इस बार उसके कंपैरिजन तो अच्छा ही था। बाकी लोगों का बताओ। भाई एक तो बोलते नहीं, जब तक नहीं बताओगे मेरे को पता कैसे चलेगा? इवन टीचर्स को पता कैसे चलेगा कि आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है क्या नहीं? इतने कम बच्चे वैसे ही आते हैं इस बैच में। मैसेज भी ड्रॉप करके देख लेते अगर आ जाते तो। काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर में एक डिफरेंस क्या होता है समझो जरा। देखो, ये क्रोमोसोम है, ये मैम सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो पॉइंट होता है जहां से दो आपकी क्रोमेटिड्स अटैच होती हैं। सेंट्रोमियर इज अ पॉइंट वेयर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड। सेंट्रोमियर के ऊपर ही एक डिस्क लाइक शेप स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, जिससे स्पाइंडल फाइबर आके अटैच होता है। काइनेटोकोर वो स्ट्रक्चर है जिससे स्पाइंडल फाइबर्स आके अटैच हो। मैम फोर आर्म्स वाला एक बार बता दो। ये फोर आर्म वाला क्रोमोसोम बन गया। ये क्रोमोसोम, ये रिकॉम्बिनेशन चल रहा है, क्रॉसिंग ओवर चल रहा है। इसको बोलेंगे हम आपका क्या, टेट्राड या फिर बाइवेलेंट। दो क्रोमोसोम है, चार क्रोमेटिड्स के बीच में कनेक्शन है। इसमें काइनेटोकोर होगा? इसमें अभी काइनेटोकोर नहीं दिखेगा, काइनेटोकोर तब दिखेगा जब इसमें स्पाइंडल फाइबर्स आके अटैच हो। अभी काइनेटोकोर सिर्फ तब बनता है जब सेंट्रोमियर से, सॉरी सेंट्रोसोम से स्पाइंडल फाइबर्स रिलीज होता है, उस टाइम पे काइनेटोकोर दिखाई देता है। मैम और किसी का कोई डाउट? कोई मेरे को रिकैप करके बताएगा अब तक, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? पीयूष बता, बोलो ऐसा। मैम अभी तक इस चैप्टर में हमने सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन। फिर सबसे पहले हमने फेजेस ऑफ सेल साइकिल में इंटरफेज पढ़ा था और सेल डिवीजन पढ़ा था, जिसमें हमने कार्योकाइनेसिस समझा था, जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, और साइटोकाइनेसिस समझा था, जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था अपना इंटरफेज वाला जो पीरियड होता है, उसमें हमने फेजेस पढ़े थे, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज में हमने पढ़ा था कि ग्रोथ होती है और सबसे ज्यादा वेरिएबल पीरियड है ये। और जीवन फेज जब फिनिश हो जाता है जीवन फेज जब फिनिश हो जाता है तो तीन आउटकम्स हो सकते हैं, या तो सेल परमानेंट हो जाता है, या फिर G0 फेज में चला जाता है, या फिर वो सीधे S फेज में जा सकता है अगर उसके पास सफिशिएंट फूड है और इसका जो डैमेज है डीएनए में या जो भी है वो रिपेयर हो चुका है। फिर हमने S फेज में पढ़ा था जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है। और फिर हमने G2 फेज में पढ़ा था कि G2 फेज में जो सेल है वो प्रिपेयर हो जाता है M फेज में जाने के लिए, जहाँ पे असली में सेल डिवीजन होती है। फिर हमने न्यूक्लियस के और क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और उसका पूरा डायग्राम हमने समझ लिया था क्रोमोसोम का।
फिर उसके बाद हमने डिवीजन फेज में एम फेज को भी दो मतलब हम एम फेज को हमने पढ़ा था, माइटोसिस और मियोसिस होती है, इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस होती है और रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस होती है। और हमने फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिवीजन समझ लिया था। फिर उसके बाद हमने प्रोफेज पढ़ना शुरू किया था, प्रोफेज मेटाफेज ये सब हमने कंप्लीट कर लिए थे, एनाफेज और टीलोफेज ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका था। और फिर अभी हमें पढ़ना था मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड में हमने अभी स्टार्ट किया था एलजीपीडीडी, जो लेपोटीन जाइगोटीन बेक्टीन और डाइप्लोटीन डाइकाइनेसिस का हमने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लिया था, अभी हमें उससे डिटेल में पढ़ना है। सुहानी आप बताओ। सुहानी। मैम जो हमारा एक पॉइंट रह गया, जो ह्यूमन सेल होता है वो जब डिवाइड करता है जीवन हमारा इंटरफेस में, तो जो हमारा जीवन फेस होता है वो 8 to 12 आवर्स लेता है, और एस फेस हमारा 6 to 8 आवर्स लेता है, और जी टू फेस 3 to 4 आवर लेता है, और जो हमारा एम फेस होता है वो 1 आवर लेता है। ईस्ट में हमारा एनसीईआरटी में दे रखे वो 90 मिनट्स लेता है। एग्जैक्टली। और नबानी तो और कोई पॉइंट मिस कर दिया इन लोगों ने, तो आप कवर कर दो। कनिका। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम अगर मेरे को स्टडी करना है, कौन से फेज में स्टडी करूंगी मैं? मेटाफेज। मेटाफेज। मेटाफेज प्लेट किस में बनता है? मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट भाई मेटाफेज स्टेज में ही तो बनता है। इक्वेटर पे आके इकट्ठे हो जाते हैं सारे क्रोमोसोम। सारे क्रोमोसोम आके इक्वेटर पे इकट्ठे हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेटाफेज। मेटाफेज प्लेट। उस प्लेट को मेटाफेज बोलते हैं। इस स्टेज इज नोन एज मेटाफेज। सेंटर में स्प्लिट कौन से स्टेज में होता है? मैम सेंट्रोमियर। हम्म। हम एनाफेज में। एनाफेज में। वेरी गुड। एनाफेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने आई डोंट नो डायग्राम में नोटिस किया था या नहीं किया था, ये मेरा सेल है, सेंटर में स्प्लिट हो गया, ये सेंट्रोजोम है, स्पाइंडल फाइबर्स से ऐसे अटैच हो रहा है। दिखेगा ना? क्रॉलिंग बिहाइंड समथिंग, ऐसे बनेगा ना ये? यस मैम। सेंटर में स्प्लिट हो गए, या फिर ऐसे बनेगा? कैसे बनेगा? सेकंड वाला। सोचो अच्छे से। देखो एग्जाम्पल लेती हूँ, ये मेरी फिंगर है, ठीक है, फिंगर से समझो। दिस इज माई फिंगर। ये फिंगर यहाँ पे ऐसे अटैच है किसी चीज से, मैं इसको ऐसे खींच रही हूँ ऐसे, तो ये जो इसके हैंड्स है दोनों साइड से, ये बहुत फ्रीली है, तो पीछे की साइड ऐसे आएंगे। अच्छा सपोज करो आपको कोई हाथ से ऐसे पकड़ के खींच रहे, छोटे बच्चे रोते हैं ना, उनमें जिद करते हैं, मम्मी उनको हाथ से पकड़ के खींच के लेके जाती है, बच्चे बोल रहे हैं नहीं मम्मी मुझे तो बाहर जाना है, मुझे ये करना है वो करना है, मम्मी उनको हाथ से पकड़ के खींचती है। तो ऐसे कोई खींच रहा है तो आपकी बॉडी ऐसे लगेगा ना जैसे कोई खींच के लेके जा रहा है, ट्रॉलिंग बिहाइंड समथिंग। यस मैम। फर्स्ट वाला लगेगा, सेकंड वाला। आर्म्स का डायरेक्शन देखो कैसी होगी, आर्म्स इधर साइड थोड़े ना, जो फर्स्ट डायरेक्शन में ऐसी तो आर्म्स दिखेंगी, ऐसे खींच रहे हैं उसको, तो आर्म्स पीछे की साइड आएंगी, मैम। है ना? यस मैम। शेप कैसी बन रही है क्रोमोसोम की यहाँ पे? क्वेश्चन आता क्रोमोसोम की शेप कैसी दिखाई देगी एनाफेज में? वी शेप दिख रहा है? मैम। वी शेप भी हो सकती है, ये एल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, वी भी हो सकती है। एल कब होगी? जब एक क्रोमेटिड छोटा होगा और एक बड़ा होगा, ऐसे खींच के लेके जाएंगे, एल भी बन सकती है। एक बहुत ज्यादा छोटा होगा, दूसरा बहुत बड़ा होगा, आई शेप भी बन सकती है।
आया एक नया क्वेश्चन निकल के, यस मैम। क्योंकि हम नॉर्मली भी सोच सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज, तो आप डायग्राम देख लोगे, डायग्राम में आपको देख के पता चल जाएगा भाई वी शेप दिख रहा है, एल भी हो सकता है, आई भी। यस मैम। यस मैम। अच्छा, और एस फेज के अंदर क्या अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम डबल होते हैं या फिर डीएनए डबल। डीएनए? नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। दिव्यांश ने चार्ट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा, फ्रूट डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। दिव्यांश सैटरडे वाली क्लास में सो रहे थे क्या बता? हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस करवाया था सैटरडे की क्लास में। साइकोनस। मैम मैंने वो ली नहीं थी क्योंकि तबीयत खराब हो रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, कराया था मैंने हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस सैटरडे वाली क्लास में। उसका एग्जांपल था साइकोनस, और हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज द एग्जांपल ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस का ही टाइप है हाइपेंथोडियम। उससे पहले भी एक बार मैंने कराया था, सैटरडे से पहले भी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ क्लास में मैं कुछ भी चीज बोल रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो एवं ही नहीं होता वो क्वेश्चन। वो नीट में भी मिल सकता है, एग्जाम में मिल सकता है, कहीं भी आ सकता है, क्योंकि जनरली मैं वो क्वेश्चन पूछती हूँ जो ट्रेंडिंग होता है, जो आते हैं क्वेश्चन। तो लिख लिया करो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा अभी आपसे शेप वाला, नोट डाउन किया इस क्वेश्चन को? यस मैम। यस मैम। ऐसे क्वेश्चंस को नोट डाउन किया करो। सैटरडे हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस नोट डाउन किया था, एग्जांपल साइकोनस, टाइप्स ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। जिसने किया होगा उसको सैटरडे संडे वाला टेस्ट में एक क्वेश्चन सही हो गया होगा ये। जिसने नहीं किया होगा, जिसने क्लास में ध्यान नहीं दिया होगा, उसको क्वेश्चन गलत हुआ होगा। सेम चीज नीट में होगी। जो क्लास में अच्छे से पढ़ लेगा, जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन लेगा, उसका नीट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप लोग भी ड्रॉप लेते नजर आओगे फिर। आरती इतना लेट क्यों है बेटा क्लास में? 15 मिनट लेट हो आप। चलो फिर, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में अलग अलग फेजेस के बारे में हम पढ़ रहे थे कि भाई सबसे पहले आती है मेरी लेप्टोडीन फेज। लेप्टोडीन फेज में होगा क्या? कॉम्पैक्शन। क्या होगा? कॉम्पैक्शन। क्रोमोसोम्स जो होंगे वो कंडेंस होंगे। फिर कॉम्पैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी जाइगोटीन। जाइगोटीन में मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है, जाइगोट कैसे बनता है? दो सेल्स के फ्यूजन से बनता है। तो यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होगा। उस पेयरिंग के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस। उन क्रोमोसोम्स को क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। आपस में वो पेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, स्नेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। जैसे ही दो दो क्रोमोसोम आपस में अटैच दिख रहे हैं, तो दो क्रोमोसोम हो गए ना वो बाइवेलेंट। और क्रोमेटिड कितनी होगी? डबल। तो उसको बोलेंगे टेट्राड। अब ये जो टेट्राड है, इससे नेक्स्ट फेज में बनेगा किस फेज में? जाइगोटीन में। दिखाई देगा किस में? पैकाइटीन में। कौन सी फेज में? पैकाइटीन। पैकाइटीन। तो अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो। क्या क्या हाईलाइट करोगे? साइनेप्सिस, होमोलोगस क्रोमोसोम, स्नेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट और टेट्राड। और ये क्लियरली विजिबल कौन से स्टेज में होगा? नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज जो है वो सबसे शॉर्ट लिव। शॉर्ट लिव का मतलब बहुत कम टाइम पीरियड की है। अब देखो पैकाइटीन के अंदर क्या होगा। ये बोलते हैं कि भाई पैकाइटीन के अंदर ड्यूरिंग दिस स्टेज द फोर क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट। कि भाई वो जो चार क्रोमेटिड्स अटैच थे हर एक बाइवेलेंट में, वो अलग अलग आपको दिखाई देने लग जाएंगे। मतलब एक टेट्राड की तरह आपको यहाँ पे वो दिखाई देंगे। इस स्टेज को हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब ये है, सपोज करते हैं ये क्या है मेरे पास? दो क्रोमोसोम। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ध्यान से समझना भाई। एटलीस्ट यस मैम तो बोल दिया करो। एक ही Yes. क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है ना, एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। एक दूसरे की बहनें हैं ये। लेकिन ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड कैसे होंगे? कैसे होंगे? नॉन सिस्टर ना। यस मैम। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये वो बोल रहे हैं हमको
कि भाई जो क्रॉसिंग ओवर होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ एन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। सपोज इसके पास टॉफी है, इसके पास चॉकलेट है, इसके पास 2 टॉफी है, इसके पास 2 चॉकलेट है, तो ये एक टॉफी इसको दे देगी और इसकी एक चॉकलेट ले लेगी। तब दोनों के पास अलग अलग हो गए, नहीं हो गए, इन्होंने अपना मटेरियल एक्सचेंज कर लिया। पहले एक जनरेशन में सिर्फ टॉफी टॉफी जा रही थी और एक जनरेशन में चॉकलेट चॉकलेट जा रही थी, इन्होंने मटेरियल एक्सचेंज कर लिया। तो अब एक जनरेशन में टॉफी चॉकलेट दोनों जाएंगी, वेरिएशन आएगी या नहीं आएगी? मैम यस मैम। क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे, सपोज करते हैं, एग्जाम्पल ले रही हूँ, बहुत फनी टाइप से, जैसे मदर है और फादर है। मदर के क्रोमोसोम में है सिर्फ और सिर्फ टॉफी, फादर के क्रोमोसोम में सिर्फ चॉकलेट। अब इन टॉफी या चॉकलेट से जो इनके ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनके पास भी या तो टॉफी टॉफी होगी या चॉकलेट चॉकलेट होगी, दोनों कभी साथ नहीं हो सकती। लेकिन हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमेशा वेरिएशन आता है। अब उस वेरिएशन का लाइव एग्जांपल है, सपोज करते हैं कोई सिबलिंग है, आप लोग जैसे सुहानी, आप कितने सिबलिंग्स हो? 4 4 सिबलिंग्स हो, तो क्या चारों के चारों एक दूसरे की डिट्टो कॉपी दिखते हो आप? मैम बिल्कुल भी नहीं। नहीं दिखते ना। लेकिन मम्मी पापा आप लोगों के सेम है, फिर कैसे इतने वेरिएशन आ गए? क्यों नहीं सेम दिखते हो आप? मम्मी पापा सेम है, कोई बताएगा आंसर? तो जो जीन्स मम्मी पापा के अंदर आपके अंदर आए, आपके बाकी बहन भाइयों के अंदर क्यों नहीं आए? जो अपीयरेंस आपका है आपके बाकी भाई बहनों को क्यों नहीं है? जेनेटिक मटेरियल में हाँ, क्योंकि गैमीट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे गैमीट्स किस प्रोसेस से बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं ना। मैम गैमीट्स मियोसिस से बनता है, और मियोसिस के अंदर ये स्टेज आती है जिसके अंदर क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेता है रैंडमली। तो हर बार जब सुहानी पैदा हुई होगी तो तब अलग रिकॉम्बिनेशन हुआ, उसके दूसरे सिबलिंग्स होंगे तब अलग रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो हर बार अलग अलग रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए। आया समझ? तो जो वेरिएशन आया ना, वो वेरिएशन इसी प्रोसेस की वजह से आया है कि भाई इन लोगों ने क्या किया, इसके पास देखो ये मदर का क्रोमोसोम है, ये फादर का है। लेट्स सपोज मदर के पास टॉफी टॉफी थी, फादर के पास चॉकलेट चॉकलेट, इन्होंने एक्सचेंज कर लिया, हाफ हाफ एक्सचेंज कर लिया अपना। तो वो एक्सचेंज कैसे होगा? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन समझते हो ना, नया कॉम्बिनेशन बनना, मैम दोबारा से कॉम्बिनेशन बनना है। नोड्यूल का मतलब होता है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देती हूँ, ऐसे नोड्यूल बनेगी, ऐसे ऐसे, दिस इज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। फिर ये हाफ पार्ट टूट के इसके पास चला जाएगा और ये हाफ पार्ट इसके पास चला जाएगा, दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। एक्सचेंज कर लेंगे तो नए टाइप के वेरिएशंस आ जाएंगे, नए टाइप के सिबलिंग्स बनेंगे। मैम बट इन्हें होमोलोगस क्यों बोला जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हम क्यों बोलते हैं, इसका आंसर आपके इसलिए होता है क्योंकि जनरली जो आपका क्रोमोसोम्स जब मैच होते हैं, मतलब जब क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम कुछ नहीं होते, मतलब इस टाइप के हो गए, लेट्स सपोज कि सेम टाइप के अंदर जेनेटिक मटेरियल होने चाहिए। जैसे कि एक के अंदर आई का ब्लू वाला कैरेक्टर है तो दूसरे वाला भी आई वाला ही होगा जिसके पास ब्राउन आई का कैरेक्टर हो, ऐसे समझ लो होमोलोगस का मतलब। ओके मैम। तो पेकाइटीन के अंदर समझ में आया? पेकाइटीन के अंदर क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की वजह से क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है? वो साइट है जहां पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करती है? क्रॉसिंग ओवर करती है, और इस क्रॉसिंग ओवर में क्या कर लेती है? वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर लेती है, ठीक है। और ये क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिस एंजाइम को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनवाने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है, रिकॉम्बिनेस। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू, क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो गया? हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम। पूरी पेकाइटीन स्टेज में आपका सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग ओवर होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग ओवर। डन? लीजा जरा पानी, लीजा
कॉम्पैक्शन, जरा साइनेप्सिस बनेगा, बाइवेलेंट टेट्राड दिखाई देंगे, स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और पानी पैकाइटिन क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। याद हो गया? मैम अब आती है हमारे पास डिप्लोटीन स्टेज। बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन। डिप्लोटीन हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ठीक है, इनके बीच में मैंने बोला था ग्लू लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आपस में अटैच्ड है ना, वो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे डिसॉल्व होना, डिसॉल्व मतलब गायब होना शुरू होगा, घुलना शुरू हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिप्लोटीन। डी फॉर डिप्लोटीन, डी फॉर डिसोल्यूशन। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका है और हमने सारा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होमोलोगस क्रोमोसोम बनाना सिर्फ और सिर्फ किस वजह से स्टार्ट किया था? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सचेंज कराने के लिए। दो जेनेटिक मटेरियल, दो क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज सिर्फ तभी तो करेंगे जब वो क्लोज आएंगे, उनके बीच में कनेक्शन होगा। अब जब एक्सचेंज हो चुका है तो उस कनेक्शन को हटा दो, क्योंकि फिर अलग अलग जनरेशन में गैमीट को ट्रांसफर कराना है ना, तो इसका मतलब नेक्स्ट डिप्लोटीन क्या होगा? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, एंड टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्रोमोसोम, ये एक हाथ है मेरा, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इनके बीच में जो पेन है ना, दिस इज योर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ऐसे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, और ये मेरी फिंगर्स क्रॉस है, ये मेरी फिंगर्स का मतलब है ये कौन सी साइट है? क्रॉसिंग ओवर वाली, क्रॉसिंग ओवर वाली साइट है, और बीच में ब्लैक वाला रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब धीरे धीरे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हट रहा है, तो मेरे ये क्या हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी साइट पर अटैच है अभी? जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हट जाएगा, सिर्फ ये मेरा क्रॉसिंग ओवर वाली साइट रह जाएगी। देखो वही लिखा है, तो जब ये क्रॉसिंग ओवर वाली साइट रहेगी कैसी शेप स्ट्रक्चर बन रही है? देखो कैसी शेप बन रही है, ये X shaped structure. This X shaped structure is known as chiasmata. फिर से बताऊं, दो हमारे अटैच थे, धीरे धीरे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अटैच अलग हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहां से अटैच रह जाएंगे? जहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था, और जैसे दूर जा रहे देखो एक्स शेप, अब तक कोई एक्स शेप स्ट्रक्चर नहीं थी, देखो ऐसे था अब तक। एक्स शेप स्ट्रक्चर कब दिखाई देगी? जब दूर जाएंगे। that X-shaped structure is known as chiasmata. And in oocyte of some vertebrate, कुछ vertebrates के अंदर जो डिप्लोटिंग स्टेज है ना, मंथ्स और ईयर्स तक भी रह सकती है, मंथ्स और ईयर्स तक, लेकिन हमारी बॉडी में मंथ्स और ईयर्स तक नहीं रहती है। फिर डिप्लोटीन साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसॉल्व होना, धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे रह गया? जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी। अब देखना नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय जो मेरा काइस्मेटा बना, काइस्मेटा मतलब एक्स शेप स्ट्रक्चर जो बनी ना, बिल्कुल टर्मिनल पे आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल टर्मिनल, बिल्कुल फिंगर के नेल वाले पॉइंट पे बिल्कुल टर्मिनल पे आ जाएगा। एंड ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation by the end of dikinesis, nucleus dissolve। सिंपल, जो आगे तक वही सुहानी बताओ। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है तो उसमें हमारा मियोसिस होता है, तो उसमें कितना टाइम लगता है? जैसे हमने माइटोटिक में देखा था, जैसे माइटोसिस के अंदर हमारा टाइमलाइन डिसाइडेड था, यहाँ पे कोई टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं होता है, सेल टू सेल वेरी करता है, ये बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, इसलिए कोई प्रॉपर टाइमलाइन हम कभी नहीं देते कि इस फेज के अंदर इतना टाइम लगता है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा टाइम प्रोफेज 1 में लगता है मियोसिस की, क्योंकि इसके अंदर सब फेजेस काफी सारे। मंथ भी लग सकते हैं। नहीं मंथ्स, हम अगर हमारी बॉडी की बात करोगे तो हमारी बॉडी में मंथ्स नहीं लगते, मैक्सिमम 1 घंटा, क्योंकि पूरे एम फेज में ये फेज वो है जो 1 घंटे में होना है, तो 1 घंटे में से समझ लो कि 50 मिनट में प्रोफेज 1 चल रहा है और 10 मिनट में वो मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज होकर निपट जाएगा, दिन नहीं लगेगा, क्योंकि 24 आवर लगते हैं एक सेल को डिवाइड होने में, तो 24 आवर में से 23 आवर तो इंटरफेज नहीं ले लिया G1S और G2 ने, सिर्फ 1 घंटा मिला है इसको। जैसे माइटोसिस को 1 घंटा मिला, मियोसिस को भी 1 घंटा मिला हुआ है, लेकिन 1 घंटे में फेज में ज्यादा कितना लग रहा है वो नहीं डिसाइडेड है, मैक्सिमम इसमें लगेगा प्रोफेज में।
एक बार वापस से रिकैप कर ले क्या क्या हुआ प्रोफेज 1 में। मैम सबसे पहले कॉम्पैक्शन हुआ लेप्टोटीन, लीजा जरा पानी दे दो, लीजा ने पानी दिया, कॉम्पैक्शन हुआ, कंडेंसेशन हुआ। जरा जाइगोटीन क्रॉसिंग ओवर हुआ, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हमारा, साइनेप्सिस प्रोसेस हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, टेट्राड मेरे को देखने के लिए मिला या बाइवेलेंट मिला। लीजा जरा पानी, फिर क्या हुआ हमारे पास पानी वाले फेज में रिकॉम्बिनेशन, नोड्यूल बना, रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, रिकॉम्बिनेज एंजाइम है। जरा पानी दे में डिसोल्यूशन हुआ, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हट गया तो सिर्फ साइट एक साइट पे रह गया था जहां पे एक शेप स्ट्रक्चर दिखा, दिस इज नॉन एज काइजमेटा। डाइकाइनेसिस में जो काइजमेटा बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा, सिर्फ टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा, क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे अब यहाँ पे, और कंडेंस होंगे जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा था, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे थे सबसे ज्यादा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेलीज भी डिसअपियर हो रही थी, सेम यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। मेटाफेज में क्रोमोसोम सारे के सारे पहले तो स्पाइंडल फाइबर्स आने शुरू हो जाएंगे सेंट्रोमियर से, सारे के सारे क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएंगे कंडेंस, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से क्या स्पाइंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो जाएंगे, क्रोमोसोम सारे मेटाफेज प्लेट पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे भी मेटाफेज में वही होगा। फिर आएगी कौन सी फेज, एनाफेज, वहां पे एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा था, यहाँ पे एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाया था, बीच में से नहीं ब्रेक कराता, इक्वल इक्वल डिवाइड करा देता, अगर 6 है 6 में से 3 एक जगह चले जाएंगे, 3 दूसरी सेल के पास चले जाएंगे। ये देखो ये चल रहा है क्रॉसिंग ओवर, ये आपका एक बाइवेलेंट है, टेट्राड है, यहाँ पे अलग अलग हो गए और 2 एक साइड चले गए, 2 एक साइड चले गए, ये देखो एक सेल बन गया, एक सेल बन गया। माइटोसिस करा रहे होते तो माइटोसिस में सेंट्रोमियर को स्प्लिट करा देते, 4 क्रोमोसोम ऊपर होते 4 नीचे होते, तभी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। तो डिफरेंस कहाँ पे है, एनाफेज में डिफरेंस है सिर्फ, वहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है जबकि यहाँ पे रिमेन एसोसिएटेड टू देयर सेंट्रोमियर, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम अटैच हुए थे ना, एक क्रोमोसोम एक जगह चला जाएगा, एक क्रोमोसोम दूसरी जगह चला जाएगा, क्योंकि उन्हीं के बीच में एक्सचेंज हुआ है, टॉफी चॉकलेट, एक टॉफी चॉकलेट एक सेल में, एक टॉफी चॉकलेट एक सेल में। टीलोफेज में क्या हो रहा है, टीलोफेज में जैसा माइटोसिस के अंदर होता है डिट्टो वही हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाएगी, न्यूक्लियोलस वापस से आ जाएगा, आपका सेल ऑर्गेनेलीज वापस से आनी शुरू हो जाएंगी, जो क्रोमोसोम से वो डीकंडेंस होके क्रोमेटिन मटेरियल बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मियोसिस 1 के बाद आपको क्या स्टार्ट कराना है, मियोसिस 2, तो थोड़ी सी कहानी है यहाँ पे वो सुनो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस से आ जाएंगे, साइटोकाइनेसिस फॉलो एंड दिस इज कॉल्ड द डायड ऑफ सेल, इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा आपका, ठीक है। Although in many cases chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between two meiotic division is called interkinase and there is shortening. There is no application of DNA. कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो मेरी सेल ने अभी मियोसिस 1 किया, मियोसिस 1 से पहले वो क्या करके आई होगी, इंटरफेज ना, मतलब पहले G1 में आई फेज, फिर S में आई, फिर G2 में आई, फिर प्रोफेज नहीं, प्रोफेज 1 बोलना, फिर मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1, देन टेलोफेज 1 फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस के बाद फिर से हमें क्या शुरू कराना है, मियोसिस। तो 2 मियोसिस के बीच में जो फेज होते हैं उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि इंटरफेज के अंदर G1S G2 फेज चलती है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर इंटरकाइनेसिस का मतलब है दिस इज द फेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन,
दो मियोटिक डिवीजन के बीच की छोटी सी फेज होती है जिसमें सेल कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर रहा होता है, बस कोई डीएनए एप्लीकेशन नहीं कराएंगे, ध्यान रखना। इंटरकाइनेसिस के बाद कौन सी फेज स्टार्ट होगी? प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2 और फिर टेलोफेज 2 और फिर अगेन साइटोकाइनेसिस। एग्जैक्टली जो माइटोसिस में था सेम प्रोसेस है, पढ़ के देखो। प्रोफेज में अगेन क्या होगा? meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis. साइटोकाइनेसिस तक क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल में बन चुके थे, तो बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली elongated in contrast to meiosis 1, meiosis 2 एक नॉर्मल माइटोसिस की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्शन होना शुरू हो जाएगा, कंडेंस होना। सुहानी बताओ बेटा। मैम हमने प्रोफेज 1 में डाइकाइनेसिस क्यों बोला था? प्रोफेज 1 में डायाकाइनेसिस क्यों बोला था हमने? बेटा फेज का नाम है वो, डिप्लोटीन के बाद डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या हो रहा है? टर्मिनल पोजीशन पे आ जा रहा है मेरा काइजमेटा, और वहां पे आपका कैरियोकाइनेसिस में जो प्रोफेज 1 स्टेज है वो फिनिश हो रही होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया। काइनेसिस का कोई वो साइटोप्लाज्म वो सॉरी न्यूक्लियस डिवीजन वगैरह से कोई मतलब नहीं है वहां पे। एक है डिप्लोटीन, एक है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस का मतलब होता है टर्मिनल पोजीशन पे बिल्कुल आ जाना, टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है इसका मतलब, मैम ठीक है। प्रोफेज 1 एग्जैक्टली माइटोसिस 1, कॉम्पैक्शन होगा। मेटाफेज में सब इक्वेटर पे आ जाएंगे, मेटाफेज प्लेट पे आ जाएंगे, स्पाइंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर से। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा इस बार, क्योंकि हमें इसको कैसा डिवीजन बनाना है? माइटोसिस वाला बनाना है। क्वेश्चन, माइटो सेंट्रोमियर कौन सी फेज में स्प्लिट नहीं होता? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, मेटाफेज कौन सी में नहीं होता? मेटाफेज या एनाफेज 1 में नहीं होता, या फिर मियोसिस 1 में नहीं होता। एनाफेज 1 में नहीं होता ना, सिर्फ एनाफेज में भी होता है और एनाफेज 2 में भी होता है, सिर्फ एनाफेज 1 में नहीं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछ रही हूँ? द फेज इन विच सेंट्रोमियर डू नॉट स्प्लिट, यस मैम। एनाफेज 1 में नहीं होता। एनाफेज 2 में भी सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, वो वी शेप, एल शेप, आई शेप, सारी शेप्स बनेंगी, काइनेटिक कोर से अटैच होंगे, अपोजिट पोल पे जाएंगे, फिर टीलोफेज आएगा। टीलोफेज के अंदर अगेन कॉम्पैक्शन, डिकंडेंसेशन हो जाएगा, एंड फिर हमारे पास दो सेल्स बन जाएंगी। ये देखो, इक्वेटर पे आएंगे पहले, ये आ गए इक्वेटर पे। इक्वेटर इज नोन एज मेटाफेज प्लेट, फिर सेंटर में स्प्लिट हुआ, अपोजिट डायरेक्शन मूव किए, एंड देन मेरे पास सेल बन गए। माइटोसिस में एक से दो सेल बनते हैं, मियोसिस में एक से चार सेल बनते हैं, क्योंकि मियोसिस में दो प्रोसेस होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की फेज को इंटरकाइनेसिस हम बोलते हैं। आ रहा है समझ? एनसीईआरटी खोल के बैठते हो ना आप लोग क्लास में? मैम टेलोफेज एक बार एक्सप्लेन करना। टेलोफेज में क्या होता है ना बेटा, आपके क्रोमोसोम अपोजिट अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, वो क्रोमोसोम वहां पे जाके डीकंडेंस होना शुरू हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम से क्रोमेटिन मटेरियल बनना शुरू हो जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल बनेगा, उनको बाहर की कवरिंग भी चाहिएगी, उनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, न्यूक्लियोलस आ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलीज आना शुरू हो जाती है, ये होना शुरू होता है। तो बोलेगा मियोसिस एंड होता है टेलोफेज में, इन विच टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम once again get enclosed by a nuclear envelope। जो दो क्रोमोसोम के ग्रुप बने उनके बाहर न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा, और फिर सारी सेल ऑर्गेनेलीज आना शुरू हो जाएंगी ये सब। फिर उसके बाद हमारा साइटोकाइनेसिस, साइट्राड में मतलब चार सेल्स हमारे पास बन जाएगी, टेट्राड बनेगा जिससे हमें चार डिफरेंट सेल्स मिलेंगे। टेट्राड को बाइवेलेंट बोलते हैं। हाँ, टेट्राड इज आल्सो नोन एज बाइवेलेंट। टेट्राड टर्म हम सब यूज करते हैं जहां पे चार सेल्स एक जगह पे अटैच होती है, वहां पे चार क्रोमेटिड्स थी, इसलिए टेट्राड बोला। टेट्राड हम और भी कहीं पे भी यूज करेंगे तो वहां पे समझना कि कोई भी चार सेल्स या चार चीजें एक जगह अटैच्ड है, ठीक है।
डाइयाड बोलेंगे, डाइयाड का मतलब होता है दो सेल्स, DYAD, दो सेल्स अटैच्ड है डाइयाड में। एक हमारा प्रोफेज 1 में रिकॉम्बिनेशन हुआ था। प्रोफेज 1 में रिकॉम्बिनेशन हुआ था, उसी में ही तो बाइवेलेंट टेट्राड बना था। कौन सी स्टेज में? जाइगोटीन में। दो दो क्रोमोसोम्स फ्यूज किए थे, दो क्रोमोसोम्स के अंदर चार क्रोमेटिड, चार क्रोमेटिड से मिलके उसको टेट्राड बोला। दो क्रोमोसोम है इसलिए उसको बाइवेलेंट भी बोल दिया। निकिता, अंशिका, निकिता, भाई कुछ बच्चे तो ना क्लास में बोलते ही नहीं है। दिशा, यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। कनिका, Yes, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. चलो अब कनिका मियोसिस का सिग्निफिकेंस रीड करेंगे। रीड करो मियोसिस का सिग्निफिकेंस और एक एक लाइन। Meiosis is a mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generations in sexually reproducing organisms. Even though the process occurs paradoxically and result in reduction of chromosome number by half, it also increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to the next. Variations are very important for the process of evolution. कौन समझा इस पैराग्राफ पे? इससे एक चीज बताई हुई है। अंशिका बताओगे? छोटी सी चीज बता रखी है इसमें। ये बता रखा है कि भाई मियोसिस प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, और हमारा जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था उसी की वजह से जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब जेनेटिक मटेरियल के अंदर नए नए वेरिएशंस आएंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशंस आएंगे, तभी तो नई नई टाइप के ऑर्गेनिज्म बनेगी, मतलब इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन का मतलब है नए नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स का बनना। बस ये पैराडॉक्सिकली फालतू की चीजें, कंजर्वेशन सब फालतू लिखा हुआ है। हमारे सोमैटिक सेल्स में मायोसिस होता है ना? नहीं, सोमेटिक में मियोसिस होता, माइटोसिस होता है, माइटोसिस। मायोसिस कौन से सेल में होता है? मियोसिस गैमीट्स के अंदर होता है। देखो इन्होंने लिखा मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से किसी भी स्पेशल इंडिविजुअल के स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंजर्व रह सकते हैं। कंजर्व बताए इस लाइन का मतलब क्या है? ये मेरे पास एक सोमेटिक सेल है, हमेशा सोमेटिक सेल से ही हम गैमीट्स बनवाते हैं। सोमेटिक सेल मतलब 2n है इसके अंदर, है ना? 2n के अंदर मैंने सपोज माइटोसिस करा दिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2n ही बनेगी। ये गैमीट 2n से ये 2n बना माइटोसिस से ही। ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे तो 4n नहीं बन जाएगा क्या? तो जो उसके पहले पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे फर्स्ट, वो 4n आएंगे। अब सपोज इस 4n के अंदर क्या होगा? 4n से फिर माइटोसिस ही करा दे अगर, फिर 4n बनेगा। इसकी जो दूसरा गैमीट आएगा वो भी ऑब्वियसली माइटोसिस से ही आएगा 4n। फिर नेक्स्ट जनरेशन 8n वाली आ जाएगी। क्या क्रोमोसोम का नंबर कंजर्व रह पा रहा है? नहीं रह पा रहा। जनरेशन टू जनरेशन मैच हो रहा है। हमें क्या चाहिए? जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व रखना है। तो उसको कंजर्व रखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइटोसिस ना करा के मियोसिस कराना पड़ेगा। मियोसिस से क्या बनेंगे मेरे पास? यहाँ पे n बनेगा, यहाँ पे भी n बनेगा, फिर 2n। पेरेंट और ऑफस्प्रिंग कंजर्व हो गए। फिर जो ये ऑफस्प्रिंग बना, इस ऑफस्प्रिंग के जो गैमीट बनेंगे, फिर मियोसिस से n हो जाएंगे, फिर एक और n आएगा, फ्यूज करेगा, फिर 2n। नहीं हो रहे ना चेंजेस, कंजर्व रह रहा है।
बस वही तो बोल रहे हैं कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर जो होता है हर एक स्पीसीज का अचीव होता है क्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। मियोसिस यही मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कंजर्वेशन होता है। जबकि ये जो प्रोसेस है पैराडॉक्सिकली मतलब लगातार क्रोमोसोम नंबर के अंदर रिडक्शन कराता है हाफ में, स्टिल हम कंजर्व कर पा रहे हैं। इसी की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आते हैं क्योंकि मियोसिस में एक क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं था। इसीलिए हमारी पूरी बॉडी की जो सेल्स है, मतलब इवन मेरी बॉडी में, आपकी बॉडी में, हर कोई इंडिविजुअल ले लो पूरी अर्थ पे, हर किसी की सोमेटिक सेल्स सेम मिलेंगी। मेरी बॉडी के अंदर एक सोमेटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना, सारी सोमेटिक सेल्स में सेम जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, लेकिन गैमीट्स के अंदर अलग अलग मिलेगा। कि सोमेटिक सेल के अंदर माइटोसिस होता है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। अब सपोज करो अगर हमारी सोमेटिक सेल्स के अंदर भी मियोसिस होने लग जाता, बाय चांस चलो क्रोमोसोम नंबर सेम होता, तो इसका मतलब जितने अर्थ पे इंडिविजुअल्स है ना, उन सबकी फिनोटाइप अलग अलग होता। हम ह्यूमन सब सेम दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारी सोमेटिक सेल्स मैच करती है, सबकी सोमेटिक सेल्स मैच करती है, इसलिए वेरी फिनोटाइप में थोड़ा वेरिएशन है। किसी का फेस मोटा है, किसी का पतला है, किसी का कलर फेयर है, किसी का डार्क है, किसी को बोलने का तरीका अलग है। वो सब किसकी वजह से है? गेमीट्स की वजह से है। बाकी सबकी दो आंखें हैं, दो पैर हैं, दो लेग्स हैं, और दो ही आईज हैं, दो ही ईयर्स है, एक नोज है। ये सब सोमेटिक सेल्स की वजह से। जिस दिन सोमेटिक सेल्स के अंदर भी वेरिएशन आना शुरू होगा, कोई 4 आंखों वाला इंसान पैदा होगा, कोई 5 आंख वाला, कोई 1 आंख वाला। जान हैप्पी? आधा चैप्टर समझ में। अब कल इस चैप्टर को पूरा पढ़ के आना, कल इस चैप्टर के डीपीपी करेंगे, आप भी करोगे इवन, कल क्लास में नोट्स हाँ जी। नोट्स कैसे बनाए? नोट्स मैंने जितने बनवा दिए थे उतने रखो, एनसीईआरटी की जो जो लाइन हाईलाइट कराई है उनको लिख लो बस, मैम या मैं नोट शेयर कर दूंगी आप लोगों को, पीडीएफ शेयर कर दूंगी, वहां से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स भी बना लो। पर ज्यादा डिटेल मत लिखना इस चैप्टर में, क्योंकि एक चैप्टर ऐसा है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ा जाता है, इसके नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये जितना मैंने लिखवा दिया ना हैंड रिटन, उसको रखो, बाकी एनसीईआरटी से करो। मैंने भी कभी इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए। डायग्राम जरूर ड्रॉ कर करके देखना एक दो बार, क्योंकि आपको जब स्कूल एग्जाम होंगे ना, उसमें डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए आएंगे। अगर एग्जाम में लिखा हुआ एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ माइटोसिस, तो माइटोसिस की फेजेस थ्योरेटिकली तो लिखना, लेकिन थ्योरेटिकली कम लिख के डायग्रामेटिकली ज्यादा लिखना। इवन मैंने भी अपनी 11th क्लास में यही किया है। बायो में मार्क्स गेन करने का बहुत अच्छा तरीका होता है थ्योरेटिकल एग्जाम में, जितना मर्जी उतना ज्यादा डायग्राम बनाओ और सुंदर सुंदर डायग्राम बनाओ। मेरे पास मेरी 11th की नोटबुक्स अब तक रखी थी, इतने सजा सजा के मैं उसको डायग्राम्स बनाती थी ना, बहुत फेमस थी मेरी 11th क्लास की नोट्स। बट टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करती थी मैं उन चीजों में, आप मत करना। मैम हमने 10th में बनाए थे डिटेल में। अब मत करना इतना ज्यादा, अब नीट पे फोकस करो। पहले हमें नहीं पता था कि भाई 11th के बाद 12th के बाद हमें नीट एग्जाम देना है। अब आप लोगों को आपका फोकस पता है, इसमें टाइम ना वेस्ट करके ज्यादा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ। मैम चलो अटेंडेंस ले लो अब आप लोगों का। जितने लास्ट क्लास में आए थे वही सारे बच्चे आए हैं क्या? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. भी लग जाएगा। आयशा है, दिव्यांश है, कनिका है, मुस्कान है, निकिता नहीं है ना क्लास में? निकिता, निकिता की अटेंडेंस नहीं लगेगी आज, बोलती नहीं है क्लास में।
आती है, क्लास ज्वाइन करती है, चली जाती है। ऐसे पढ़ने का कोई फायदा है बच्चों? तो बच्चों कर लेना प्लीज इसके नोट्स वगैरह अच्छे से, कल डीपीपी करके इस चैप्टर को निपटाएंगे।